Hello friends, welcome to Alpha Academy of Maths and Science. Here I am studying for class 9th NCERT book of History. इसका टाइटल है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, जो हम पढ़ते हैं पार्ट 1 पढ़ते हैं 9th क्लास में और पार्ट 2 पढ़ते हैं 10th क्लास में। तो पार्ट फर्स्ट का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका कुछ पार्ट हम स्टार्ट कर चुके थे, पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, जिसको मतलब बिगिनिंग थी किसकी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे बैकग्राउंड क्या था, वो बैकग्राउंड अभी तक नहीं पढ़ा था, क्योंकि कोई भी रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड रहा होगा, कोई ना कोई ऐसे इवेंट्स रहे होंगे जिसकी वजह से वो रिवॉल्यूशन हुआ है। तो वो उस रिवॉल्यूशन के पीछे क्या बैकग्राउंड था वो अब जानने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने ये भी शुरुआत कर दिया था क्या कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दी लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी का मतलब 1750 के ऊपर का जो पीरियड है उसको बोला गया लेट 18th सेंचुरी। तो उस टाइम की जो सोसाइटी रही होगी उसकी बात करेंगे। लेकिन सोसाइटी को जानने के से पहले उस टाइम का जो रेजिम सिस्टम हुआ करता था, जो राजतंत्र जो हुआ करता था, उसको भी जानना जरूरी है। तो उस टाइम पर जो इन 1774, कब की बात हो रही है, 1774 की बात हो रही है, क्या कि लुईस 16 जो बारबन फैमिली का था उसको राजा बनाया गया, और उस राजा की जो शादी होती है वो किससे होती है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटने। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके थे। और ये भी पढ़ा था कि ट्रेजरी खाली हो चुकी थी। ट्रेजरी खाली क्यों हो चुकी थी, क्योंकि अलग अलग खर्चे थे, राजाओं के खर्चे थे, मेंटेनेंस ऑफ पैलेस था, आर्मी के खर्चे थे, बहुत सारे ऐसे खर्चे थे जिसकी वजह से जो ट्रेजरी थी राजा की वो खर्च खत्म हो गई थी। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, मनी कॉस्ट, जो हम रखते हैं पैसे वगैरह जो रखते हैं तिजोरियों में। तो ऐसे ही जो तिजोरी थी लेट 18th सेंचुरी में, जो राजा की तिजोरी थी वो एक तरीके से पूरी खाली हो चुकी थी। तो इसलिए बोला गया क्या, ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी, ड्रेन हो गई थी। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे थे, एक्स्ट्रावेगेंट बेफजूल के जो फिजूल खर्चे थे, मतलब खर्चे जो नहीं होने चाहिए वो भी खर्चे हो रहे हैं। जहां से पैसा बचा सकते हैं, बचा के उस पैसे का कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं अच्छी जगह, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, राजा है भाई, क्या परवाह है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। इसलिए पैसों का क्या किया गया, बेफिजूल का खर्चा किया गया। जैसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग किसकी, पैलेस की, राजा रानियों की मेंटेनिंग, बहुत खर्चे होते हैं। एक राज्य का तुम आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक राज्य का खर्चा तो ज्यादा से ज्यादा राजा रानी पे खर्च करना है। क्यों, क्योंकि राजा रानी को तो एक तरीके से बोला जाता है वो तो भगवान है, वो खुद को भी भगवान मानते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उन पे ज्यादा खर्चा होता है। और पैलेस जहां पे वो रह रहे हैं उनको तो स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए तो खर्चे भी होंगे, है ना। तो ये था। और इसके बाद में वॉर्स, जहां वॉर नहीं लड़नी चाहिए वहां भी लड़ रहे हैं, जो वॉर जरूरी है वहां तो इन्वॉल्वमेंट है ही, इसके बाद में भी। तो वॉर में क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, और ऐसे खर्चे नहीं होते हैं, ऐसे खर्चे होते हैं कि मतलब कि हमको कुछ मिलना भी नहीं है और हमारी तिजोरी से लगातार खजाना खाली हो रहा है ना। इन्होंने पैसे नहीं थे, ऊपर से हेल्प की किसकी, अमेरिका में जो 13 कॉलोनीज थी किसकी, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से लड़ने के लिए इन्होंने वॉर छेड़ दिया। क्यों छेड़ दिया, क्योंकि उनसे बोला क्या, कॉमन ब्रिटेन, कॉमन एनेमी है, कौन है ये, कॉमन एनेमी है कौन, ब्रिटेन। कॉमन एनेमी है कौन, ब्रिटेन। किसका, जो 13 कॉलोनीज इन्होंने बना रखी थी कहां पे, अमेरिका के अंदर। और फ्रांस का तो था ही ब्रिटेन जो एनेमी। क्यों था, क्योंकि हमने लगातार देखा होगा जैसे कार्नाटिक वॉर इंडिया में चल रहे थे, तो किसके बीच में चल रहे थे, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। कार्नाटिक वॉर क्या है, कार्नाटिक वॉर इसलिए बोला गया, कार्नाटिक एक जगह हुआ करती थी, कहां पे, साउथ इंडिया में, इंडिया के अंदर। तो वहां पे ये तीनों वॉर लड़े गए, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कार्नाटिक वॉर। तो ये जो वॉर लड़े गए वो किसके, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़े गए। ठीक है, तो इसी वजह से इनकी एक दुश्मनी थी, एक अलग तरीके से रंजिश थी। तो उसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, उससे बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, जो अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी
तो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और अमेरिका के 13 कॉलोनीज को क्या दिलवाई, आजादी दिलवाई। ठीक है, यहां पे बात खत्म होती है। इसके बाद इन्होंने कर्जा ले रखा था कितना, 2 मिलियन लिवर्स। लिवर्स क्या है, लिवर्स उस टाइम की फ्रांस की करेंसी थी। जैसे आज के टाइम पर हमारे यहाँ क्या करेंसी है, रुपया, तो वैसे ही उस टाइम की जो करेंसी थी फ्रांस की वो क्या थी, लिवर्स थी। लिवर्स बाद में डिसकंटिन्यू कर दी जाती है, मतलब बंद कर दी जाती है, लेकिन उस टाइम पर जो थी वो लिवर थी। तो ये डेट होता है किसके ऊपर, सरकार के ऊपर। जो राजा राजा चल रहा है, राजा खुद तो कर्जा लेगा नहीं, लेकिन राजा के नीचे जो मंत्रीगण काम कर रहे हैं वो तो लेंगे ना, वो तो कहीं ना कहीं से पैसा उठाएंगे जाके राज्य चल सके। तो इसलिए उन्होंने ये कर्जा लिया। इसके बाद क्योंकि वो लगातार कहीं ना कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिससे लॉस लगातार हो ही रहे थे, और ऊपर से वॉर और छिड़ दी, तो वॉर में खर्चा और हुआ। वॉर में खर्चा जब और हुआ तब 1 मिलियन लेवर्स का खर्चा बढ़ गया, उसकी वजह से डेट और हो गया 1 मिलियन लेवर्स का। ठीक है, इन एडिशन 10% इंटरेस्ट चार्ज बाय द लेंडर्स ऑन एस्टेट। तो जो लगातार खर्चा बढ़ रहा था, लगातार खर्चे बढ़ने की वजह से कर्जा भी बढ़ रहा था। तो जब लेंडर्स, जो पैसा देने वाले हैं, उन्होंने सोचा जब लगातार हमारे से पैसा जा ही रहा है, हमें वापस कुछ नहीं मिल रहा, हमसे जा ही रहा है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाए ताकि हमारी भी कुछ इनकम हो सके, है ना। तो इन्होंने 10% का इनकम, जो 10% का इंटरेस्ट है वो लगा दिया किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। अब जो ये स्टेट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है तो वो आएगा कहाँ से, राजा कहीं और से तो कमाई कर नहीं रहे हैं, है ना, आएगा कहीं ना कहीं राज्य से ही, कुछ ना कुछ तरीका निकाला जाएगा। तो ये एक तरीके क्या था, राजा के मतलब स्टेट के ऊपर जो बजट था, स्टेट में जो बजट बनता है, जो पैसे का लेन देन होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक बर्डन बन गया, बोझ बन गया। ठीक है, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। ये जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, रेगुलर एक्सपेंसेस कौन से थे, जैसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, राज्य के अंदर आर्मी वर्क करती है, राजा है तो राजा के लिए आर्मी भी होगी, और स्टेट है, स्टेट के अंदर राजा है, तो राजा का काम क्या होता है, स्टेट को प्रोटेक्ट करना। और स्टेट को प्रोटेक्ट कैसे कर पाएगा, आर्मी रखेगा तभी कर पाएगा। तो जब आर्मी रखेगा तो उसके लिए खर्चा भी चाहिए। तो ये क्या था, जो आर्मी को मेंटेन करने की कॉस्ट थी वो भी बढ़ रही थी, वो तो थी, और साथ में जो कोर्ट था, कोर्ट का मतलब राजा जिस कोर्ट में बैठता है, राजा को जो पैलेस है, पैलेस में मंत्रीगण होते हैं और भी जो उसके ऑफिसर होते हैं जो काम करते हैं उसके लिए, तो वो किसी सभा वगैरह में बैठते हैं, तो उसका भी पूरा खर्चा एक तरीके से होता है, उसके भी खर्चे थे। और साथ में रनिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी बहुत सारे खर्चे अलग से होते हैं, वो भी खर्चे हो रहे थे। और साथ में यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज जैसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो उसके लिए भी खर्चे चाहिए, है ना। तो ये रेगुलर एक्सपेंसेस थे, इनको मेंटेन करने के लिए, इनको इनकी पूर्ति करने के लिए राजा ने क्या तरीका निकाला, कि राजा ने तरीका निकाला क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो प्रजा है उस पर टैक्स बढ़ा दिए जाएं। प्रजा को पहले ही कुछ नहीं मिल रहा है, कमाने के लिए कुछ साधन है नहीं, इंतजाम करते नहीं हो, ऊपर से क्या करना है, टैक्स और ले लो। तो वैसे ही कमर टूटी हुई है, उनको बिल्कुल तोड़ दो, है ना। तो यही किया गया इनके टाइम पर। द रीजन स्टेट इंक्रीज टैक्सेस, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे तो इन्होंने क्या किया, टैक्सेस को बढ़ा दिया। द मेजर वॉज नॉट सफाइस्ड ड्यू टू सोसाइटी डिवाइडेशन। सोसाइटी डिवाइडेशन की वजह से जो इन्होंने मेजर उठाए, जैसे टैक्स बढ़ाना है, तो टैक्स बढ़ाने से इन्होंने सोचा कि हमारी जो ट्रेजरी खाली हो चुकी है उसमें कुछ ना कुछ इनकम होगी, लेकिन इनकम होगी कैसे, इनके सोसाइटी का डिवाइडेशन क्या है ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं। सोसाइटी का डिवाइडेशन क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। सोसाइटी इन 3 स्टेट्स क्या है, सोसाइटी बटी हुई थी 3 स्टेट्स में। 3 स्टेट्स क्या है, कोई भी सोसाइटी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ पहले पार्ट्स में रख दिए, कुछ दूसरे पार्ट में, कुछ तीसरे पार्ट में। तो जो मैं ये बोल रहा हूँ पार्ट्स में, तो उसको बोला गया क्या, स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में जो आते थे वो कौन आते थे, 18वीं सेंचुरी की बात आ रही है, तो जो फर्स्ट स्टेट में जो लोग आते थे वो आते थे क्लर्जी लोग। कौन आते थे, क्लर्जी लोग आते थे। अब क्लर्जी लोग होते कौन है, क्लर्जी लोग होते हैं जैसे पादरी,
चर्च में काम करने वाले, चर्च में काम कौन करता है, चर्च में पूजा पाठ कौन करता है, पादरी करते हैं, तो उन पादरी को बोला गया क्या, क्लर्जी। तो इनके लिए ये फर्स्ट स्टेट में इनको रखा गया क्लर्जी को, ठीक है। ये हम बात कब की कर रहे हैं, ओल्ड रिजीम की। ओल्ड रिजीम क्या है, 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उससे पहले जो राजतंत्र चल रहा था उसको बोला ओल्ड रिजीम, मतलब उस सोसाइटी को बोला ओल्ड रिजीम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट में रखा गया क्लर्जी को, क्लर्जी जैसे पादरी और जो चर्च में और भी लोग जो काम करते हैं उनके लिए बोला गया, ठीक है। सेकंड स्टेट में रखा नोबिलिटी। नोबिलिटी में कौन आते हैं, नोबिलिटी में जैसे राजा है, तो राजा के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको रखा गया नोबिलिटी में, मतलब उनको एक अलग ही स्टैंडर्ड दिया गया। चर्च वाले तो अलग हो गए, लेकिन बाकियों को अलग ही स्टैंडर्ड दिया गया, जो राजा के आसपास के लोग थे उनको, तो उनको बोला गया क्या, नोबिलिटी। तो सेकंड स्टेट में कौन आते थे, नोबिलिटी। ये हम समझ रहे हैं क्या, फ्रांस की सोसाइटी 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ करती थी उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेट में रखा गया नोबिलिटी को। थर्ड स्टेट की बात करते हैं। थर्ड स्टेट एक ऐसा स्टेट था, एक ऐसा पार्ट था सोसाइटी का जिसमें लोअर क्लास रहती थी। लोअर क्लास में भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, वो भी एक दूसरे में बटे हुए थे, वो भी एक दूसरे में बटे हुए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड स्टेट एक बना दिया गया तो उसमें जितने भी लोग बाकी हैं उनको डाल दिया गया, ऐसा नहीं है। उनके भी ग्रुप बना दिए गए कि आप सबसे ऊपर हैं, उससे नीचे आप हैं, उससे नीचे आप हैं, ऐसे ग्रुप बना दिए गए, ठीक है ना। तो करो, तो थर्ड स्टेट में कौन से लोग थे इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं क्योंकि नीचे शायद आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा, तो डिफिकल्टी के लिए माफी। इसको मैं ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या, थर्ड स्टेट में जो लोग थे, थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उनको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मतलब इन्होंने 3 स्टेट्स में तो सोसाइटी से डिवाइड कर दी, लेकिन 3 स्टेट्स में भी इनकी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ये भी देखने की बात है। तो जो थर्ड स्टेट में लोग थे वो फर्स्ट स्टेट में, थर्ड स्टेट के जो फर्स्ट लेवल के जो लोग थे उनमें आते हैं कौन, बिग बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन मतलब जो बिजनेस में अच्छे खासे अपना वर्चस्व बना चुके हैं, बिग बिजनेसमैन। इसके बाद मर्चेंट्स। मर्चेंट्स कौन होते हैं, मर्चेंट्स उन व्यापारी को बोलते हैं जो एक देश से निकलकर दूसरे देश में जाकर अपना व्यापार करते हैं, अपने देश से निकलकर दूसरे देश में जाकर व्यापार करते हैं, उनको बोलते हैं मर्चेंट्स। तीसरे, कोर्ट ऑफिशियल्स। कोर्ट ऑफिशियल्स जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि कोर्ट कौन सा, जिसमें राजा बैठता है और राजा के नीचे जो वर्क कर, जो भी उनके ऑफिशियल होते हैं वो जो जिस जगह पर बैठते हैं उनको बोलते हैं कोर्ट ऑफिशियल्स। और इसके साथ में लॉयर्स। ये थे किसमें, थर्ड स्टेट के फर्स्ट लेवल में, ये डिवाइड थे थर्ड स्टेट के फर्स्ट लेवल में। मतलब ये वो लोग थे जिनकी कंडीशन बाकी लोगों से थोड़ी अच्छी थी। बाकी लोगों से मतलब वो सेकंड लेवल पे आते हैं। सेकंड लेवल पे कौन थे, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स। पीजेंट्स कौन होते हैं, पीजेंट्स वो लोग होते हैं, जैसे पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, लेकिन किसान और किसान में पीजेंट्स और फार्मर्स में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। वो तो अंतर ये होता है, फार्मर्स अपने लैंड पर खेती करते हैं और पीजेंट्स किसी और के लैंड पर जाके खेती करते हैं। ऐसा लेबरर भी मान सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से लेबर नहीं होता क्योंकि किसान ही का काम कर रहे हैं, इसलिए वो किसान बोले जाते हैं। लेकिन उनका फार्मर्स की जगह पर उनको क्या बोलते हैं, पीजेंट्स बोलते हैं। आर्टिसंस, आर्टिसंस जो अपना वर्क खुद से करते हैं, जो हाथ से जो वर्क करने वाली जो कलाएं वगैरह होती हैं उनको जो बनाते हैं उनको बोलते हैं आर्टिसंस। तो ये सेकंड लेवल, थर्ड स्टेट के सेकंड लेवल पे ये आते हैं। थर्ड लेवल पे कौन आते हैं, स्मॉल पीजेंट्स हो गए, मतलब जिनके पास बहुत ही ज्यादा कम लैंड है, बहुत ही कम लैंड है, और या फिर लैंडलेस, लैंडलेस लेबरर्स, लैंडलेस लेबरर्स को भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये थे थर्ड लेवल पे। तो ये जो पार्ट है वो थर्ड स्टेट को डिवाइड किया गया है 3 लेवल्स में।
अब क्योंकि हम पढ़ रहे थे क्या, टैक्सेस, टैक्सेस को पढ़ रहे थे, तो टैक्सेस जो था वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट पर लगाया ही नहीं गया। थर्ड थर्ड स्टेट पर जितना भी टैक्सेस का बर्डन था सब थर्ड स्टेट पर डाल दिया। थर्ड स्टेट में कौन आते हैं, कुछ तो सही लोग आते हैं, जैसे बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, कोर्ट ऑफिसर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। सेकंड लेवल पे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स एंड लॉयर्स, लेबरर्स। ठीक है, तो जब इनकी इनकम, सबसे ज्यादा इनकम कौन अर्जित कर रहा है, क्लर्जी और नोबिलिटी। कैसे इनकम इनके पास पहुंच रही है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, कि क्लर्जी और नोबिलिटी इनके पास धन ज्यादा है, धन ज्यादा है लेकिन टैक्स नहीं देना, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, टैक्स देना नहीं है, मजे की जिंदगी है, किसी का कोई कोई किसी तरीका का कोई बर्डन नहीं है। तो ये क्लर्जी और नोबिलिटी जो कि सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के। थर्ड स्टेट के जो पहले से ही इनकम की वजह से बोझ के दबे हुए हैं, बोझ तले, उन पे एक और बोझ डाल दिया, क्या, कि आपको टैक्स ज्यादा पे करना है। ठीक है, टैक्स कौन कौन से थे, टैक्स दो तरीके के लगा करते, फ्रेंच सोसाइटी में टैक्स दो तरीके के लगा करते थे। कौन से दो दो थे टैक्स, एक तो था टेथ्स, एक टेथ था। टेथ्स को बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है जीएसटी, तो जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट सरकार को नहीं देना है, हम किसी ना किसी तरीके से खर्चा करते हैं और उसका टैक्स इनडायरेक्ट तरीके से दूसरे सोर्सेज के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचता है। तो इन उसी तरीके का था टैक्स। तो टैक्स जो टैक्स था वो देना होता था चर्च को, चर्च को। अब चर्च आप याद कीजिए, मैंने चर्च कहाँ पढ़ाया था, चर्च में लोग जो थे वो किसको, कौन कौन से स्टेट में आते हैं, फर्स्ट स्टेट में आते हैं। तो मतलब थर्ड स्टेट के लोग फर्स्ट स्टेट को टैक्स दे रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, और दूसरा टैक्स आता है टेले टैक्स। टेले क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, तो टेले, शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ फिर से एक नोट कर देता हूं, क्या, टेले और टेथे। तो जैसा कि मैंने बताया, क्या, टैक्स, टैक्स क्या था, एक टैक्स था जो पे करना होता था किसको, चर्च को। चर्च में लोग जो मैंने बताया था वो कौन होते हैं, जैसे क्लर्जी, काम करने वाले। मतलब चर्च के लिए टैक्स तो जा रहा है, लेकिन ये टैक्स जाएगा किसके पास इनडायरेक्टली, क्लर्जी के पास। किसके पास जाएगा, क्लर्जी। और क्लर्जी है कौन से स्टेट में, फर्स्ट स्टेट में। मतलब इनके पास धन पहले से ही ज्यादा है और ऊपर से और जा रहा है। सेकंड जो टैक्स है वो कौन सा है, टेले, टेले। तो टेले जो टैक्स है वो लग रहा है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जैसे हमारी जो इनकम होती है, हम उस इनकम का कुछ पार्ट देते हैं किसको, स्टेट को। स्टेट का मतलब सरकार के लिए डायरेक्ट टैक्स हमारा ये जाता है। तो ये टेले टैक्स हो गया। टेले टैक्स मतलब उस टाइम के जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो टैक्स पे कर रहे थे, वो टैक्स पे कर रहे थे, और ये टैक्स किसको डायरेक्ट जा रहा था, स्टेट के पास। स्टेट का पास मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जो भी किंग है, उसके नीचे जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसके पास ये टैक्स जाना होता था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब ये जो पूरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसका एक मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा जो कि हमारी बुक में दिया गया है। ये बुक में जो डायग्राम है शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, और इसमें हम देख पाएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरे टैक्सेस का जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट जो एक अच्छी खासी पोजीशन पे थे उनको टैक्स से बाहर रखा गया, और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन है उसके बावजूद भी उन पर टैक्स का और ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है, वो एक अलग ही तरीके से जो दर्शाया गया है एनसीईआरटी की बुक में, मैं वो उसको दिखाना चाहूंगा। क्या है ये देखेंगे, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सलाड, फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक। मतलब क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या है, एक नोबल मैन बैठा हुआ है,
ये क्या है, एक फार्मर या पीजेंट्स जो भी है, वो लेबर होगा, कुछ भी होगा, इसकी कंडीशन आपको देखने से ही लग रही होगी कि किस कंडीशन में है। उसके बावजूद भी ये मनी लेकर आया है, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आया है, और नोबल के पास जो कि पहले से धन रखा हुआ है, उसके बावजूद भी इसको और चाहिए, है ना। तो ये क्या दर्शा रहा है कि नोबल मैन जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, उसके बावजूद भी इसको और ज्यादा चाहिए, बिना इसके परवाह किए कि जो गरीब जो पर्सन है, वो जो मनी वगैरह लेके आ रहा है, वो किस कंडीशन से लेकर आ रहा है, किस हालत, अपनी किस सिचुएशन से निकल कर लेकर आ रहा है, क्या क्या बर्डन उसके ऊपर पड़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो ये जो पिक्चर दर्शाई गई है, एक तरीके से स्पाइडर का वेब बताया गया है। स्पाइडर का वेब कैसे कि एक जो किसान है जिसके पास पहले से ही कर्जा है, या फिर पहले से ही उतनी इनकम नहीं है कि वो अपना ही खर्चा उठा सके, इसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, लगातार राजा को या फिर नोबल को पैसे दे रहा है। अब पैसे दे रहा है, जाल की तरफ बढ़ रहा है, और नोबल मैन क्या बताया गया है यहाँ पे, नोबल मैन बताया गया है एक मकड़ी। मकड़ी ने एक जाला बुन दिया है, जो ये किसान जो है वो इसमें फंस चुका है। तो ये लगातार आता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इसको धन देते हुए अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगा, खुद को समर्पित, खुद को बिल्कुल इस पे खत्म कर लेगा। मतलब इसके पास जब कुछ बचेगा नहीं, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, तो फिर ये करेगा क्या, रहेगा कैसे। तो ये कंडीशन बना दी थी उस समय के फ्रांस की सोसाइटी के अंदर। तो इस ये भी क्या है, एक बैकग्राउंड है किसका, वहां की सोसाइटी का। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और जानने के लिए जो भी आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हैं उसको भी कमेंट्स करते रहें। तो इससे मुझे पता लगता रहेगा कि आपको और क्या नीड है, या फिर मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए। थैंक यू।